मतलब सिंपल सवाल है कि क्या आपने आपके बच्चे को इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि तू धंधे पे आके बैठ या ना बैठ? तो ये किसने डिसाइड करना चाहिए? पेरेंट्स ने डिसाइड करना चाहिए या बच्चे ने डिसाइड करना चाहिए? ज़्यादातर मम्मी पापा क्या सोचते हैं खास करके कि अभी हमने तो बहुत स्ट्रगल की, बचपन से मेहनत की, तो वी डू नॉट वांट कि बच्चा भी स्ट्रगल करे, मेहनत करे। एंड इसीलिए उसको बोलते बेटा अभी आप एंजॉय करो, अभी आप एंजॉय करो, अभी आपको ऑफिस पे आने की ज़रूरत नहीं है, धंधे पे अभी नहीं आने की ज़रूरत है, अब सब कुछ ट्राई करो, फिर कॉलेज वॉलेज ख़त्म हो जाए उसके बाद में आप धंधे पे आना। सो मैं कहता हूँ सारे पेरेंट को, सारे बिजनेसमैन को कि आप अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल दे सकते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी दे सकते हो, कार, गाड़ी, एसी, बंगला, सब कुछ दे सकते हो, बट आप एक चीज़ जो नहीं दे पाओगे वो है स्ट्रगल। एंड कोई भी व्यक्ति जो धंधा कर रहा है या कोई भी व्यक्ति जो अपने बच्चे को सफल देखना चाहता है, उसको अपने बच्चे को जो एक चीज़ प्रोमिनेंटली देनी चाहिए वो पहली होनी चाहिए स्ट्रगल। कि नया बच्चा आता है, जोश के साथ आता है, जुनून के साथ आता है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया कैप्चर करनी है, और बाप ऐसे ठोकरें खा के बैठा हुआ होता है, बोलता है इधर मत जा, इधर ये ठोकर लगेगी, उधर मत जा, उधर वो ठोकर लगेगी। तो बच्चा बोलता है जाऊँ तो जाऊँ किधर, एक जगह पे बैठा के रखा हुआ है, करने कुछ देते नहीं है, बोलते संभालो। एंड कहना चाहता हूँ सारे मम्मी पापा खास करके जो धंधे वाले हैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि उसके दोस्त माने आपके बच्चे के दोस्त उसको खर्च करना सिखाए, उससे पहले आप उसे कमाना सिखा दो। कोई भी बंदा दुकान में 12-12 घंटा इसीलिए बैठा रहता है क्योंकि उसको गल्ला छोड़ना ही नहीं है। उसको लगता है कि मैं गल्ला छोड़ दूंगा तो गल्ले से सारा का सारा माल गायब हो जाएगा। हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो उसी के लिए बनाए हैं कि आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड सको, अपने वाइफ के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सको। धंधा अपने आप में ही बहुत ज़्यादा चुनौती भरा होता है, उसमें भी हमारे पास और बड़ी चुनौतियाँ आ जाती है जब हमें पता चलता है कि हम अपने बच्चों के तरफ किस तरीके से देख रहे हैं, हमारे फैमिली के तरफ किस तरीके से देख रहे हैं। धंधे में टाइम नहीं मिलता है तो फैमिली की तरफ क्या हमारा जो व्यवहार है वो सही है या नहीं। आज इस बड़े चुनौती को सुलझाने के लिए हमारे पास आए हैं परीक्षित जी, और परीक्षित जी हमें यहाँ तक बता देंगे कि किस तरीके से आपने अपने बच्चों के साथ मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए, पैसे को किस तरीके से दिखाना चाहिए, स्ट्रगल किस तरीके से अपने बच्चों को देना चाहिए, साथ ही साथ जो अपने धंधे के लिए टीम बनानी है वो किस तरीके से फॉर्म करनी चाहिए, अपने धंधे में अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है, आज हमारे पास सुलझाने के लिए आए हैं परीक्षित जी। परीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पे आए हो और हम बात करेंगे धंधे की परीक्षित जी के साथ। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि एक कोई भी बंदा जब ये सोचता है कि मुझे, एक मिडिल क्लास का बंदा है, गरीब घर का बच्चा है, जब वो धंधा स्टार्ट करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो ये समझता है कि मेरे पिछले 7 पुश्ते पैसा नहीं कमा पा रही थी, मैं हमेशा एक चॉकलेट खाने के लिए भी सोचता था कि चॉकलेट खाना है कि नहीं खाना है। अब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं ऐसा धंधा खड़ा करूंगा कि मेरे 7 पुश्ते खा के वो खा, मतलब बस एंजॉय करे। अब उसके लिए वो अपना धंधा स्टार्ट करता है, और जब धंधा शुरू करता है और चलने लगता है तो हमें आज ये नौबत आ गई है कि इतनी बड़ी हल्दीराम कंपनी जो 1000 पुश्ते खिला सकती थी आज बिक गई, नहीं है उनके पास, राइट? तो ऐसा क्या होता है कि जब कोई बंदा अपना धंधा खड़ा कर रहा हो तो अपने बच्चों को किस तरीके से ग्रूम करे ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सके? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और अभी देश के डेवलपमेंट के लिए हर व्यापारी का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, और उसके लिए धंधे की बात के अंदर आप बहुत ही अच्छा काम करें, उसके लिए तहे दिल से पहले आपको तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड साथ ही साथ में जो आपने कहा कि जब स्ट्रगल होता है ना, तो वो जज्बा, वो जान, वो मेहनत करने की आग, वो सब कुछ अपने आप आ जाता है। बट जब वो व्यक्ति को जो चीज़ मिल जाती है, जैसे आपने बताया कि चॉकलेट खाने के पैसे नहीं थे, और आज सोचता है कि मुझे जो नहीं मिला था वो देने की भागदौड़ में, कई बार मम्मी पापा क्या करते हैं, जो मुझे नहीं मिला था वो देने की भागदौड़ में हमको जो मिला था वो देना भूल जाते हैं, और हमको क्या मिला हुआ था? स्ट्रगल मिला हुआ था। सो मैं कहता हूँ सारे पेरेंट को, सारे बिजनेसमैन को कि आप अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल दे सकते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी दे सकते हो, कार, गाड़ी, एसी, बंगला, सब कुछ दे सकते हो, बट आप एक चीज़ जो नहीं दे पाओगे वो है स्ट्रगल। एंड कोई भी व्यक्ति जो धंधा कर रहा है या कोई भी व्यक्ति जो अपने बच्चे को सफल देखना चाहता है,
उसको अपने बच्चे को जो एक चीज़ प्रोमिनेंटली देनी चाहिए वो पहली होनी चाहिए स्ट्रगल। अगर मान के चलते कि हमारे जो भी नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें अगर स्ट्रगल देना है तो किस तरीके से देना चाहिए कि वो ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, कैसे सोचना चाहिए? तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चों को जितनी हो सके उतनी हम जो फैसिलिटी देते हैं, राइट। एंड दूसरा होता है, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो चीज़ होगी कि हम बच्चे को बोलेंगे बेटा आपको ये काम करना है, जैसे आपको पढ़ाई करनी है, आपको होमवर्क करना है, वगैरह वगैरह। सो जितनी ज़्यादा फैसिलिटी वो तभी देनी चाहिए, उसके पैरेलल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई हो तो ही। मम्मी पापा क्या सोचते हैं कि बैठे बैठे उसको सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए, और इसीलिए ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि हम बच्चों को क्या देते हैं, पॉकेट मनी। बच्चा टीन एज में पहुंचा, बेटा रोज़ की जो भी कॉलेज पे जाने की वगैरह की जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, हम उसको पॉकेट मनी देते हैं। पॉकेट मनी की जगह हम बच्चे को कोई जिम्मेदारी दे। जैसे मैं अभी धंधा कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा जैसे डिज़ाइनिंग अच्छा कर रहा है, तो वो पैम्पलेट बनाना, ब्रोशर बनाना, वीडियो एडिट करना, रील को पोस्ट करना, सोशल मीडिया को हैंडल करना, वो करे। उसके बदले में बच्चे को पॉकेट मनी ना दे, पॉकेट इनकम दे। क्या बात है। राइट। सो हम वहाँ पर बच्चे को वो जिम्मेदारी दें, जिम्मेदारी के साथ साथ हमने यदि वो फैसिलिटी दी तो वो बच्चा कभी भी गलत राह पे नहीं जाएगा। एंड नंबर टू, ज़्यादातर मम्मी पापा क्या सोचते हैं खास करके कि अभी हमने तो बहुत स्ट्रगल की, बचपन से मेहनत की, तो वी डू नॉट वांट कि बच्चा भी स्ट्रगल करे, मेहनत करे। एंड इसीलिए उसको बोलते बेटा अभी आप एंजॉय करो, अभी आप एंजॉय करो, अभी आपको ऑफिस पे आने की ज़रूरत नहीं है, धंधे पे अभी नहीं आने की ज़रूरत है, अब सब कुछ ट्राई करो, फिर कॉलेज वॉलेज ख़त्म हो जाए उसके बाद में अब धंधे पे आना है। एंड कहना चाहता हूँ सारे मम्मी पापा खास करके जो धंधे वाले हैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि उसके दोस्त माने आपके बच्चे के दोस्त उसको खर्च करना सिखाए, उससे पहले आप उसे कमाना सिखा दो। क्या बात है, क्या बात राइट। है, क्या यदि बात हमने है। उसको पहले से बचपन से 12 13 14 साल की एज से उसको ऑफिस पे आए या अपनी दुकान पे आए, एंड जब वहाँ पर वो बच्चा देखता है कि पापा क्लाइंट के साथ कैसे बात करते हैं, स्टाफ को कैसे हैंडल करते हैं, तो वो बच्चे के अंदर वो जो जज्बा है बिजनेस को डेवलप करने का, वो बचपन से जाएगा। यदि उसका एक बार जज्बा पार्टी में, नाइट आउट करने में, वो सब में लग गया, फिर धंधे पे आते आते बहुत ठोकरें खानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि दो तरीके के लोग दिखते हैं मार्केट में। एक जो खुद के धंधे के साथ इतना परेशान है कि खुद होके लड़के को बोलते हैं कि भैया इधर मत आना, तू तेरा जो भी करना है कर ले। और दूसरे तरीके से ऐसे भी दिखते हैं लोग जो बोलते हैं कि मैं मेरे बच्चे को धंधे में लाना चाहता हूँ लेकिन बच्चा आना नहीं चाहता है। तो आप पहले तो इनको बता दीजिए कि मतलब सिंपल सवाल है कि क्या आपने आपके बच्चे को इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि तू धंधे पे आके बैठ या ना बैठ? तो ये किसने डिसाइड करना चाहिए? पेरेंट्स ने डिसाइड करना चाहिए या बच्चे ने डिसाइड करना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं बच्चे को राइट एनवायरनमेंट देना चाहिए। कई बार जो अपने धंधे से परेशान है, तो शायद उनको अपना धंधा डेवलप करने के लिए जो स्किल होनी चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए, वो शायद नहीं है, या फिर जो मार्केट फिट प्रोडक्ट उनके पास होना चाहिए वो समाउ नहीं है। इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ परेशान। तो नाउ सपोज मैं यदि परेशान हूँ तो मेरा बेस्ट थिंग क्या होना चाहिए, मैं मेरे बच्चे को वो परेशानी दिखाऊं, एंड मैं मेरे टीन एज बच्चे को पूछूं कि बेटा नाउ अब इसमें मैं बाहर आना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। नाउ यू सर्च इट आउट, यू गो टू चैट जीपीटी, यू गो टू गूगल, यू गो टू योर फ्रेंड्स एंड यू जस्ट डिस्कस दैट थिंग, एंड उसमें से कोई एक नया आइडिया ला के दे, ताकि ये परेशानी में से, ये प्रॉब्लम में से हम सब साथ में बाहर आके निकले। एंड जब हमने बच्चे को ऐसी चैलेंज दी, दिस इज़ काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रगल जो हमने बच्चे को दी, गारंटी के साथ वो बच्चा खुद में खुद वैसा कोई ना कोई नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आएगा जो पापा को भी हेल्प करेगा एंड खुद को भी हेल्प करेगा। राइट। एंड नंबर टू, जो ऐसे पेरेंट है जिनको अपना बिजनेस ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी रोल क्या है, वो बच्चे को वो एनवायरनमेंट और उसका एक्सपोजर दें। बिकॉज आपके बच्चे को धंधे में लाने के लिए मैं ये मानता हूँ कि कोई भी धंधा करने के लिए सिर्फ दो ही काम पता होने चाहिए, और दो काम से ही दुनिया भर के सारे धंधे होते हैं। कौन से दो काम आपके मन में होगा? दुनिया के कोई भी धंधे, सिर्फ दो ही काम। नंबर वन, स्टाफ के पास से काम लेना आना चाहिए, एंड नंबर टू, कस्टमर की जेब से पैसा लेना आना चाहिए। ये दो ही काम है, बाकी सब मुंह माया है। राइट। ये दो ही काम यदि कोई भी धंधादारी व्यक्ति है, कोई भी बिजनेस वाला व्यक्ति है, अपने बच्चे को ये दो स्किल सिखा दे,
जब बच्चा ऑफिस पे आता है तो वो किस तरीके से स्टाफ से डील करते हैं, नंबर 2 क्लाइंट के साथ जब वो बातचीत करते हैं, डील क्लोज करते हैं, वो कैसे करते हैं। उसके बाद में ये 2 स्किल वो बच्चा अपने बिजनेस में रहे या और कोई भी बिजनेस में जाए, वहाँ पर ये 2 स्किल उसको उतनी काम में आएगी कि हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड से MBA करे वो अच्छी बात है, बट उसके साथ ये 2 होगी चीज़ तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। परफेक्ट है, परफेक्ट। और ये जो सेकंड जो मेरा सवाल था वो ये था कि जहाँ कहीं पे भी बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है पर पेरेंट्स इतने ज़्यादा झोंक देते हैं खुद को धंधे को सक्सेसफुल करने के लिए कि उनके जब बच्चे बड़े होते हैं तो थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाता है और बच्चे फिर धंधे की तरफ निगलेक्ट करना चालू कर देते हैं कि जब मुझे ज़रूरत थी तब तो तू था नहीं, अब तू मेरे को धंधे में क्या खींच रहा है। ये बच्चे का अपने बाप से सवाल होता है। 100%। अब इस पोजीशन पे अगर आ जाए और खिंचातानी हो जाए तो बच्चे ने और बाप ने क्या करना चाहिए? इनफैक्ट वन ऑफ द केस जो हमारे पास आया हुआ था, जिनका फोर्ब्स मैगजीन में उनका फ्रंट पेज पे नाम छपा हुआ है, एंड सो सक्सेसफुल, बट समहाउ उनके जो बच्चे हैं उनके और उनके बीच में जो कंपैरेटिवली जो रिलेशनशिप होने चाहिए वो नहीं है, एंड बच्चे वो बिजनेस को हैंडल या टेक ओवर नहीं करना चाहते हैं। एंड पापा इज सच कि भाई मैं यहाँ पर मुंबई में आया, इतना मैंने बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, हेलीकॉप्टर से लेके सब कुछ अपना है, बट नाउ यदि बच्चे ही नहीं होंगे तो ये सारा किस काम का है। सो जब भी पर्टिकुलरली ये सिचुएशन जो अभी आपने बताया उसी टाइप का सिचुएशन, एंड ज़्यादातर बिजनेसमैन ये चीज़ फेस करते हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग मैं कहना चाहूँगा कि हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मनी देने के लिए बिजनेस में ध्यान देते हैं, बच्चा छोटा हो तब से बच्चों को मनी और उसके साथ साथ मेमोरी 2 चीज़ देने की शुरुआत करनी चाहिए। बहुत सो बच्चे के साथ में भी मैं 10 घंटे काम करे, 12 घंटे काम करे, बट आधा घंटा वो बच्चे के साथ तकिया फाइटिंग करे, धमाल मस्ती करे, उसके साथ खेले, उसके साथ उतना एंजॉय करे कि जहाँ पर आप कोई पैसों का खर्च नहीं कर रहे हो, उसको मैं एन्जॉयमेंट कहूँगा। बच्चे को यदि मॉल में लेके गए, बच्चे को यदि पर्टिकुलरली आप मूवी दिखाने के लिए लेके गए, तो वो जो टाइम है वो आप मे बी टाटा कंपनी को या रिलायंस कंपनी को दे रहे हो, वो सलमान खान या शाहरुख खान को आप टाइम दे रहे हो, आप आपका टाइम नहीं दे रहे हो। सो वहाँ पर हमें बच्चे को कोई भी स्क्रीन के बिना और कोई भी मनी के बिना जो टाइम आप आपस में बिताते हो वो क्वालिटी टाइम है, वो टाइम बच्चों के साथ हम बिताना शुरू करें। वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो बच्चे ऑलरेडी बड़े हो गए, राइट, और अब वो टाइम बिताने वाला जो माहौल नहीं रहा, तो नाउ सेकेंड थिंग हमें क्या करनी चाहिए, बच्चा टीनेज है, उससे बड़ा हो चुका है, तो बच्चे से हम आइडिया ले, बच्चे को हम बिजनेस का सिनारियो वगैरह बताए, वो बच्चों को हम एडवाइजरी बोर्ड में रखें कि बेटा मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से ये होना चाहिए। नाउ योर एक्सपीरियंस है, योर इमेजिनेशन, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। सो हम मे बी शायद हमने ब्लैक शर्ट पहना कि वाइट, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वही चीज़ हमने टीनेज बच्चे को पूछा कि बेटा आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं ब्लैक पहनूँ कि वाइट पहनूँ। वो बच्चा जब एडवाइस देगा तो उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो बच्चा शाम को घर पे जाएंगे ना, पूछेगा पापा मीटिंग कैसी रही। क्या बात है, क्या बात है। राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो नई जनरेशन है उसको हम हमारे बिजनेस के अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वॉल्व करवा पाएंगे। यही हम जब लोगों से बात करते हैं तो यही चीज़ें समझ में आती है कि नया बच्चा आता है, जोश के साथ आता है, जुनून के साथ आता है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया कैप्चर करनी है, और बाप ऐसे ठोकरे खा के बैठा हुआ होता है, बोलता है इधर मत जा, इधर ये ठोकर लगेगी, उधर मत जा, उधर वो ठोकर लगेगी। तो बच्चा बोलता है जाऊँ तो जाऊँ किधर, एक जगह पे बैठा के रखा हुआ है, करने कुछ देते नहीं है, बोलते संभालो। राइट, तो बोला संभालेंगे कैसे भैया। तो ये भी चीज़ समझने जैसी है कि हमें चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, 100%। उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उन्होंने अगर गलत डिसीजन लिया भी है उसको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, फिर बच्चा खुद होके बोलेगा अरे आपने पहले क्यों नहीं बोला। भाई पता था, लेकिन थोड़ा ठोकर खा ले, ठोकर खा लेगा तो समझ में आ जाएगा, उसके ऊपर बाद में खुद ही होके पूछेगा कि पापा क्या करना है, क्या करना है। बहुत बढ़िया। इसके लिए जो कहता हूँ, नई जनरेशन है वो इमेजिनेशन से डिसीजन लेती है, एंड पुरानी जनरेशन है वो एक्सपीरियंस से डिसीजन लेती है। इसलिए दोनों के डिसीजन में टकराव तो होगा ही होगा, बट एज अ पेरेंट हम क्या करें। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो आपने कहा कि बच्चे को वो थोड़ी सी चैलेंज लेने दे, उसके हिसाब से जो सही या गलत हो रहा है वो होने दे, क्योंकि सर्वे ये कहता है, साइकोलॉजी ये कहता है कि वो काम यदि आप भी करते तो वो काम में उतनी गलती होने के उतने ही परसेंटेज चांसेस है। सो 2 व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, दूर से देखने वाला बोल सकता है भाई ऐसे नहीं ऐसे चलाना था, या बॉल कैच मिस हो गया तो दूर से बंदा देख के बोल सकता है भाई ऐसे करना था, बट वो बंदा यदि वो जगह पर हाजिर होता
तो उसका भी वो गलती करने के उतने ही परसेंटेज चांसेस है, बिकॉज व्हेन वी आर परफॉर्मिंग वी कैन नॉट सी अवर सेल्फ. सो एक बंदा जब जिम कर रहा है तो वो डंबल कर रहा है, उसको पता है कि डंबल कैसे करना है, बट जब वो डंबल कर रहा है वो खुद को नहीं देख पा रहा है, इसीलिए कोच चाहिए कि कोच उसको देख रहा है, कोच कर नहीं रहा है बट उसको देख रहा है और उसको बोलेगा कि भाई ऐसे हाथ है, उसकी जगह ऐसे कर. कोहनी को तुझे मूव नहीं करना है, तुझे कोहनी को स्टेडी रखते हुए तुझे इस तरीके से मूवमेंट देना है. सो नाउ हमारा रोल क्या होना चाहिए, कोच का होना चाहिए. तब पापा बन के एडवाइस नहीं देनी चाहिए, कोच बने. एंड जहाँ पर स्लाइटली मूवमेंट की ज़रूरत है, बट ऐसे नहीं इतना करो, दैट्स इट, नाउ यू डू इट बाय योर सेल्फ, बट इतना नहीं, इतना ध्यान रखो, उतना हम करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन इज़ रेडी फॉर द एडवाइस. बट वो एडवाइस के अगेंस्ट में नहीं है, वो एडवाइस को कैसे कहते हैं उसकी अगेंस्ट में है. करेक्ट. वो ध्यान रखना है. और जब जो आपने एक बहुत अच्छे से एक एक्सपीरियंस दिया है कि थोड़ा स्ट्रगल देना चाहिए, 100%. तो वो कैसे डिफाइन करें कि कितना होना चाहिए? क्योंकि बच्चे को तो दिखेगा कि मेरे घर पे मर्सिडीज़ है, बाप मर्सिडीज़ से जाता है, माँ के लिए अलग से मर्सिडीज़ है और मुझे साइकिल पे स्कूल में भेज रहे हैं. ऐसा अगर उसके दिमाग में आना चालू हो जाए तो फिर तो निगेटिव हो गया. 100%. सो नाउ अब यहाँ पर हम क्या करें, बच्चा कभी भी फैसिलिटी या कोई भी चीज़ वस्तु से कंपेयर नहीं करता. बच्चे को कितना अटेंशन, कितना लव, कितना केयर विदाउट मनी, विदाउट फैसिलिटी मिलता है, बच्चा वही देखता है. सो दो बच्चे होंगे, वो कभी भी आपस में स्टेटस देखकर फ्रेंडशिप नहीं करते, राइट? वो बच्चे को वो चीज़ वस्तु की ज़रूरत नहीं है, वो तभी ज़रूरत पड़ती है जब उसको जो लव, केयर, अटेंशन, सिंपैथी, अनकंडीशनल लव जो मिलना चाहिए वो जब नहीं मिलता, तभी व्यक्ति पैसा या फैसिलिटी या लग्जरी को देखना शुरू करता है. और आपका भी जो कोई भी आपस में जो भी फ्रेंड हो, जिसके साथ बेस्ट फ्रेंडशिप हो, क्या हम कभी भी उसकी गाड़ी के साथ या उसके फैमिली के साथ या उसके बंगलों के साथ कंपेयर करेंगे? नो. हम कंपेयर क्या करेंगे कि दोनों के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. तो वो तभी जब आती है तब वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना हो. सो ऐसे सिचुएशन में बच्चों के साथ हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना इज़ वेरी मच कंपलसरी. और बच्चे जब गलतियाँ करते हैं तो खुद को काम और कंपोज कैसे रखा जाता है? मैंने सुना, अपने वाइफ ने भी बताया कि आप बड़े ही संयम से, धैर्य से काम करते हो. अब यूजुअली होता है ऐसे कि मैं खुद भी समझो या फिर कोई भी हो, बच्चे ने अगर पानी भी गिरा दिया तो हम चिल्लाना चालू कर देते हैं कि अरे तुझे समझता नहीं है क्या कि इधर ही तो ग्लास रखा हुआ था, ऐसे कैसे गिरा दिया. ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम उसको सिखा रहे हैं कि ऐसा हाइपर होना पड़ता है. ही इज़ गोना मिमिक अस. 100%. तो हम खुद को कैसे ट्रेन करें कि ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम ना करें? एक्सेलेंट क्वेश्चन. सो पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमारे पूरे अस्तित्व में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो मैं कहता हूँ ये खोपड़ी का खोपचा, राइट? माने हमारा ब्रेन, उसका न्यूरॉन एक बार डैमेज हुआ बिकॉज ऑफ एंगर और बिकॉज ऑफ एनी फ्रस्ट्रेशन समथिंग, तो क्या हम वो रिवर्स कर सकते हैं? मे बी शायद माइक दूसरा आ सकता है, कैमरा दूसरा आ सकता है, गाड़ी ठुक गई तो बम्पर रिपेयर हो सकता है, बट अंदर जाके क्या हम वो न्यूरॉन्स को फिर से रीजनरेट कर पाएंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो. तो पहली एक अवेयरनेस हम हमारे दिमाग के अंदर लाए कि दिमाग को सबसे ज़्यादा डैमेज क्या करता है? बोले गुस्सा. नंबर 2, वो जो गुस्से के कारण जो न्यूरॉन्स डैमेज हुआ वो काइंड ऑफ रिवर्सिबल है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो. एट एनी कॉस्ट हम वो रीजनरेट नहीं कर पाएंगे. सो वेरी फर्स्ट थिंग, मैं रोज़ अपने आप को याद कर रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बोले मेरे दिमाग का शांत होना, वेरी फर्स्ट थिंग. नाउ नंबर 2, जब भी मे बी पानी गिराया या जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो मैं ये देखूँ कि मेरे बच्चे ने ये किया, ये उसकी गलती है, उसकी जगह पर मैं उसको देखूँ वो गलती नहीं है, वो इंसिडेंट है, वो घटना है. आई रिपीट, मैं देखूँ कि ये वो बच्चे की गलती है, वाइफ की गलती है, स्टाफ की गलती है, वो ना देखूँ, वो मैं देखूँ कि ये एक घटना है. नाउ जब मैं गलती देखता हूँ तो मैं ब्लेम मोड पे आ जाता हूँ, बट जब मैं देखता हूँ ये घटना है, ये घटित हो चुकी, ये एक्सीडेंट हो चुका, ये पानी गिर चुका, नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? टू सॉल्व दैट घटना, राइट? टू सॉल्व दैट इंसिडेंट. तो नाउ हम वो व्यक्ति के साथ सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ओरिएंटेड बातें करना शुरू करें, तो हम हमारे ऑफिस में या हम हमारे घर में एक राइट टाइप का एनवायरनमेंट तैयार करेंगे कि जहाँ पर हर एक व्यक्ति विन विन सिचुएशन में विलिंगली आपके लिए काम करना चाहेगा. अदरवाइज धंधादारी जो भी व्यक्ति है उसके लिए सबसे बड़ा हेडेक कि मैं हूँ तो ही काम होता है, अदरवाइज काम नहीं होता. जस्ट बिकॉज हमने वो जो काइंड ऑफ शाउटिंग वाला इन्वायरमेंट है, एंगर वाला इन्वायरमेंट तैयार किया है, तो स्टाफ को या फैमिली मेम्बर को भी लगता है कि भाई इसके पीछे करने का मतलब नहीं है, हम कितना भी करेंगे ये गुस्सा करेगा ही करेगा.
एंड बिकॉज ऑफ दैट लव और डेडिकेशन से काम करने वाली टीम ये बंदा कभी डेवलप नहीं कर पाता. वो लॉस बहुत बड़ा है रादर देन पानी और कुछ टूट फूट गया. करेक्ट. और बहुत बार ऐसा होता है ना कि पेरेंटिंग में चीज़ें एज अ पेरेंट हम लोग तो अच्छा ही देना चाहते हैं, बट देर इज़ अ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल. समाज भी है, यूट्यूब भी है, फिर इंस्टाग्राम भी है, मोबाइल हाथ में आ गया है और चीज़ें हाथ के बाहर चली जाती है. राइट. वी डू नॉट हैव कंट्रोल कि बंदा क्या देख रहा है, बच्चा क्या देख रहा है, नहीं देख रहा है. और जब वो गलत चले जाते हैं, क्योंकि हमारा एवरी टाइम तो ध्यान है वॉच नहीं, नहीं रहेगा. राइट. अब गलत चले गए तो उसको वहाँ से रिवर्स कैसे लाया जाता है? सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि हम जब भी ऐसी कोई सिचुएशन में हो तो वो बच्चा गलत नहीं है, बच्चे का बिहेवियर गलत है. परफेक्ट, Right? एकदम परफेक्ट. सो बहुत मैं बढ़िया. ये नहीं कहूँगा कि बच्चा गलत हो गया है या बच्चे ने गलत किया है. इंस्टेड मैं कहूँगा बच्चे का ये टीवी ज़्यादा देखने का या वीडियो ज़्यादा देखने का या कोई जो भी एक्टिविटी उसने किया है वो गलत हुआ है. सो नाउ अब मुझे बच्चे को नहीं सुधारना, बच्चे के बिहेवियर को सुधारना है. बहुत बढ़िया. सो वो बात लेकर जब मैं बच्चे के साथ बैठूँ कि बेटा आई लव यू अनकंडीशनली नो मैटर व्हाट, बट समहाउ मुझे ये लगता है कि जो ये सिचुएशन आई है उससे हमें बाहर आना है. सो नाउ कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस. तो वो बच्चा ही बोलेगा कि पापा आप मेरा जो फ़ोन है वो रात के 9 बजे के बाद इंटरनेट बंद कर दो या ये करो या वो करो. बट जब हम ब्लेम गेम में चले जाएंगे कि न्यू जनरेशन ख़राब है या ये सुनते नहीं है वगैरह वगैरह, तो वो बोलेंगे हाँ हम नहीं सुनते. बट हम कहेंगे कि वो सुनते हैं, हमारे ओपिनियन लेते हैं, तो वो वैसे ही बनेंगे. एंड इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स एवरीवेयर, इन रिलेशनशिप, इन बिजनेस, एवरी. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. आपने एक बहुत सुंदर सी बात कही कि अंदर से वो मतलब आई लव यू अनकंडीशनली. तो एज अ ह्यूमन वी आर एनिमल्स, राइट? मतलब वी आर एनिमल फर्स्ट एंड देन वी हैव इवॉल्व्ड एज अ, मतलब हम बात As कर a human, सकते हैं, right. सोच सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं. हमारे बच्चों को प्यार करने का जो जज्बा है, हम खुद को लिए चॉकलेट लेने के लिए जाते हैं, 1,000 रुपये का शर्ट लेने का है तो 100 बार सोचेंगे कि 1,000 रुपये का शर्ट लेना है कि नहीं लेना है. लेकिन बच्चे ने अगर बोला कि मुझे 10,000 रुपये का खिलौना चाहिए तो आधे सेकंड में डिसीजन बन जाता है कि लेना है, बोला ले लिया. राइट. तो ये कहाँ से क्रिएट होता है? सो इसको मैं साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली दोनों एंगल से मैं कहना चाहूँगा. वेरी फर्स्ट साइंटिफिकली, एंड दैट इज़ कॉल्ड द ऑक्सीटोसिन. केमिकल ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होता है कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, जो लव एंड केयर एंड सिंपैथी का काइंड ऑफ केमिकल है. सो जब भी बच्चा हमारे दुनिया में आता है, और ख़ास करके माँ, क्योंकि उनका रोल ज़्यादा होता है बच्चे को जन्म देने के वक्त, माँ के अंदर ऑक्सीटोसिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट लव, वो ऐसा काइंड ऑफ लेबर पेन जो होता है, जो कहा जाता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग वो बेयर नहीं कर सकता, बट वो भी बेयर कर जाती है जस्ट बिकॉज कि ऑक्सीटोसिन उतना ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है. बिकॉज ऑफ दैट उतना वो टॉलरेट कर पाता है. तो इसीलिए मे भी शायद जब भी हम बच्चों के साथ सोए या ऐसा कुछ है तो बच्चों ने हमको पेट पे लात मारी होगी या मुंह पे लात आई होगी या मुक्के आए होंगे, वो सारा चीज़ हम बेयर कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट केमिकल. राइट. सो ऊपर वाले ने वैसी सिस्टम बनाई हुई है कि वो जब बच्चा जब हमारे सामने आएगा, हम अभी एकदम शानी डेढ़ शानी बातें कर रहे हैं, बट अभी कोई बच्चा आएगा तो हम गुलू मुलू चोलू ऐसी बचकानी हरकतें करना शुरू कर देंगे बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट केमिकल. So that is scientific part. Now the psychological or the spiritual part. हर एक जनरेशन का या हर एक स्पीशीज जो भी है, पर्टिकुलरली मे बी एक नींबू भी जाने से पहले 3 बीज छोड़ के जाता है दुनिया में कि और नींबू आए. बराबर. राइट. सो जो भी स्पीशीज है, जो भी पर्टिकुलरली है अस्तित्व, वो अपने अस्तित्व को बढ़ाना चाहते हैं. सो नाउ मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब तक हमारा ह्यूमन माइंड डेवलप नहीं हुआ था, तब तक हमारे माइंड में एक ही था कि हम वो व्यक्ति को सेफ जितना रखेंगे कि और कोई आके उसके ऊपर अटैक ना करे, हमला करे, तभी वो स्पीशीज़ टिक पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी, आगे बढ़ पाएगी. बट नाउ जब हम इवॉल्व हुए, फैसिलिटीज़, लग्जरीज, वो सारी चीज़ें आई, तो नाउ अब साइकोलॉजिकली अब हमारे माइंड में 2 चीज़ है. नंबर 1, मेरा बच्चा सेफ और प्रोटेक्टेड होना चाहिए, नंबर 1. एंड नाउ नंबर 2, हो सके मेरे से पॉसिबल हो उतना ज़्यादा चीज़ें मैं उसको दूंगा तो वो ज़्यादा हैप्पी होगा. So पहले it was the matter of survival only, but now the matter of survival plus happiness. So हम जिसे प्यार करते हैं उसको हम हैप्पी भी देखना चाहते हैं, एंड उनको हैप्पी देखते हुए हम हैप्पीनेस को फील करते हैं. परफेक्ट. एंड बिकॉज ऑफ दैट
वी वॉन्ट आवर चाइल्ड कि हम उनको हमारे पास जितना भी पॉसिबल हो उतना बेस्ट ऑफ द बेस्ट में भी पैसा खर्च ना हो, या बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल हो, या महंगे से महंगा टॉय हो जो शायद हम हमारे लिए नहीं लेंगे, फिर भी वो हम देना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द सेकेंड एलिमेंट दैट इज़ द हैप्पीनेस. ये जब होता है ना, मैंने बहुत सारे मिडिल क्लास घरों में ऐसा देखा हुआ है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप चिल्लाना चालू कर देते हैं, अरे तू छोटा था तो हमने ये किया तेरे लिए, वो किया तेरे लिए, अब तो तू हमारे लिए कुछ भी नहीं करता. तो मेरे ख्याल से पेरेंटिंग करते समय बहुत सारे लोग खुद को जीना छोड़ देते हैं और अपने बच्चों पे इतना ध्यान दे देते हैं कि खुद का जीना भी छोड़ देते हैं, और फिर कुछ सालों बाद उनसे एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हैं कि तू भी हमारे लिए सेम ही करे. ये सिचुएशन कैसे अवॉइड करनी चाहिए? सो इसके लिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर मम्मियाँ मम्मी बनने के बाद वाइफ बनना भूल जाती हैं, एंड पापा पापा बनने के बाद हस्बैंड बनना भूल जाते हैं. राइट. सो पहले मैं कहना चाहता हूँ हम हस्बैंड एंड वाइफ पहले हैं और फिर मम्मी एंड पापा बाद में हैं. सो जब हमने अपने आप को एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ और एज अ पर्सन के तौर पे खुद को प्रायोरिटी दी है, हमने हमारी हैप्पीनेस, हमारी हॉबी से रिलेटेड कोई ना कोई काम किया हुआ है, और उसके बाद में जब हम भरे हैं, हम जब तृप्त है, और वैसे जब हम बच्चों के सामने जाएंगे रेडी है मेंटली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, और फिर बच्चे के सामने जाएंगे तो हम बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ दे पाएंगे. बट ये फ्रस्ट्रेशन कब आता है? जब हमारी कैपेसिटी से महंगी स्कूल में हमने डाल दिया, कैपेसिटी से महंगे हमने बच्चे को टॉय दिला दिए, एंड नाउ जब उसके सामने हमने क्या किया, परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन रखा कि मैंने मेरी कैपेसिटी से महंगी स्कूल में रखा है, सो नाउ आई वांट कि मेरा बच्चा 90 लाना चाहिए. अब वो जब 90 की जगह वो 70 लेकर आता है तो फिर कंपैरिजन शुरू होता है कि देख शर्मा अंकल या रोम अंकल के बेटे को देख, वो 90 लेकर आया, 95 लेकर आया, और तू 75 लेकर आया. सो मैं इसके लिए कहना चाहूँगा हमारा जो भी बजट हो स्कूल को लेकर या बाकी की चीज़ों को लेकर, उसका 70 to 80% पैसे वाली स्कूल फीस हो, वैसे ही स्कूल में हमें बच्चों को रखना चाहिए. रिमेनिंग जो 20-30% है दैट शुड बी यूज फॉर द एक्सपीरियंस. बच्चों के साथ ट्रैकिंग पे जाए, बच्चों के साथ जंगल में जाए, बच्चों के साथ पहाड़ों पे जाए, बच्चों को कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए हम वो फंड यूज़ करें, तो बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा. अदरवाइज़ मेरा बजट 10,000 का है और वो मैंने 12,000 या 15,000 वाली स्कूल में रखा है, तो बच्चा इज़ ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड, आई एम इज़ ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड. बट 10,000 की जगह मैंने 5,000 वाले 7,000 वाला स्कूल है, तो नाउ एवरी मंथ आई हैव द स्कोप ऑफ 3,000 कि जो मैं बच्चे के साथ कहीं ना कहीं पे वो यूज़ कर पाऊँगा. परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया. मतलब इतने बड़ा सवाल का आपने इतने शांति से और इतने सरलता से जवाब दे दिया. मेरे ख्याल से ये लोग अगर अपने लाइफ में कहीं पे भी अगर आप ये चीज़ें अगर करना चालू कर दोगे, इस प्रिंसिपल को करना चालू कर दोगे कि हमारे जितना आसानी से बन पाएगा हम उतना करेंगे, ताकि हमारी एक्सपेक्टेशन भी क्रॉस नहीं होगी और दोनों जगह का फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा. और इनफैक्ट हमारे मम्मी पापा ने वो सेम चीज़ किया हुआ था. हमारे मम्मी पापा ने हमारे पीछे कितने पैसे खर्च किए या कितना उनका बजट था, कितना नहीं, कभी भी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है. सो उन्होंने जो भी था वो हमें जितना हो सके उतना कम दिया. बिकॉज ऑफ दैट हम अपने पैरों पे खड़े हो गए. परफेक्ट है. पेरेंटिंग का एक दूसरा भी एक एलिमेंट होता है कि जो भी खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है बंदा, उसको लगता है कि जितने भी लोग उसके साथ काम कर रहे हो, उसकी फैमिली है और बाकी सारे लोगों को वो ग्रूम करना चाहता है, आगे लेके बढ़ना चाहता है. तो हम उसको फैमिली बोले कि नहीं बोले, सबसे पहला तो सवाल ये है कि मेरे टीम को मैं फैमिली बोलूँ कि नहीं बोलूँ. एक्सेलेंट. सो हम इसको हम लव के एंगल से समझे. देयर आर 2 टाइप ऑफ लव. नंबर 1 एंड दैट इज CL कॉल्ड कंडीशनल लव. ओके. एंड 2 एंड दैट इज UCL कॉल्ड अनकंडीशनल लव. व्हेन इट कम्स टू द फैमिली, वहाँ पर होता है अनकंडीशनल लव. मीन्स वाइफ वो नहीं कहेगी कि आप बिजनेस में इतना परफॉर्म करोगे तो आप मेरे हस्बैंड, और इससे इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस करोगे तो आपका पर्टिकुलरली अपग्रेडेशन होगा एंड आपको मैं फादर का दर्जा दूंगी. ऐसा नहीं हो सकता. दैट इज जस्ट बिकॉज कि आपकी प्रेजेंस है, उसके कारण प्यार है. वहाँ पर कोई परफॉर्मेंस को लेकर या बच्चा है उसके परफॉर्मेंस को लेकर पर्टिकुलरली कोई भी कंडीशन, प्री कंडीशन कोई भी सिचुएशंस नहीं है. सो घर पे हम डॉगी, माने घर पे जब वो अनकंडीशनल लव व्यक्ति को ना मिले तो घर में वो डॉग को भी रख लेगा, कैट को भी रख लेगा कि एटलीस्ट वहाँ से मुझे अनकंडीशनल प्यार मिल जाए. कि वहाँ पर मैं कितना टर्न ओवर करके आया वो पूछ के डॉगी मेरे पास आके मुझको प्यार नहीं करेगा, मैं क्योंकि मैं आया हूँ मुझे प्यार करेगा. तो वेरी फर्स्ट थिंग व्यक्ति की वो रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज व्हाट अनकंडीशनल लव. बट व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस, द टर्न ओवर, द प्रॉफिट, एटीट्यूड नॉट शुड बी लाइक द फैमिली.
एटीट्यूड शुड बी लाइक दी स्पोर्ट्स टीम, हम्म, कि वहाँ पर एज अ बॉस का मेरा काम होना चाहिए कि मैं कोच हूँ, एंड जो मेरे जो भी टीम मेंबर्स है दे आर नॉट द फैमिली मेंबर्स बट दे आर दी टीम मेंबर, कि जहाँ पर उनको परफॉर्म करना है और साथ में मिलते हुए टीम को विनिंग टीम बनाना है। एंड वहाँ पर हर एक व्यक्ति, कोई मे बी शायद बैटिंग में अच्छा हो सकता है, कोई विकेट कीपिंग में अच्छा हो सकता है, कोई मे बी फील्डिंग में अच्छा हो सकता है, कोई फास्टेस्ट बॉलर हो सकता है, तो कोई स्पिनर हो सकता है। कोच का काम वो है कि उसकी टीम के अंदर जो व्यक्ति जो काम बेस्ट कर सकता है उसको वो काम डेलीगेट करना शुरू करे, एंड एज अ कोच के तौर पे वो हर एक व्यक्ति का परफॉर्मेंस देखे, बट नॉट एज अ फैमिली मेम्बर, वाइफ का, बच्चों का वो परफॉर्मेंस देखना वो हमारा काम नहीं है। सो बिजनेस के लिए मैं कहूँगा फैमिली एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली लॉन्ग रन में वो कंपनी जो काइंड ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स के अकॉर्डिंगली वो चलने वाली या लॉन्ग टर्म 200 300 400 साल तक चलने वाली नहीं बनेगी। हैप्पी गो लकी एनवायरनमेंट होगा, हनीमून टाइप का एनवायरनमेंट होगा कि एवरीबडी इज़ हैप्पी बट एवरीबडी इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग। सो नाउ वो ऐसा एनवायरनमेंट और कोई जगह पे मिल नहीं रहा है, इसलिए छोड़ नहीं रहे, एंड उनको भी पता है कि इतना काम करके मुझे और कोई कंपनी मैं टिक भी नहीं पाऊंगा। बिकॉज ऑफ दैट लो इन टैलेंट पीपल विल सर्वाइव इन योर ऑर्गेनाइजेशन। बट इफ़ यू वांट कि जो ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है, आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड बंदा आपकी कंपनी में रहे, तो उसके लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला कल्चर वी हैव टू डेवलप, वी हैव टू क्रिएट, हसल कल्चर बनाना ही पड़ेगा, तो ही टैलेंट रुकेगी, करेक्ट, अदरवाइज नहीं। करेक्ट, करेक्ट। आपने बहुत सही बात बोली अभी कि धंधे को टीम की तरह देखना चाहिए, लेकिन जब हम लोग मेजॉरिटी इंडिया में ऐसा होता है कि पूरी की पूरी फैमिली ही बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, मतलब मेरी बीवी भी इन्वॉल्व रहेगी, मैं भी इन्वॉल्व रहूँगा, भाई भी इन्वॉल्व रहेगा, उसकी भी बीवी इन्वॉल्व रहेगी और माता पिता भी इन्वॉल्व रहेंगे। अब हम घर पे तो बोल रहे हैं कि हमारा अनकंडीशनल लव है, और जब हम लोग दुकान पे बैठे हुए हैं तो हम बोल रहे हैं कि कंडीशनल लव है, कि भाई ने ये तो काम करना ही चाहिए, बीवी ने ये काम करना ही चाहिए। तो ये जो शिफ्ट है घर पे आने का और दुकान पे जाने का, वो कैसे मेंटेन रखे? एक्सेलेंट क्वेश्चन। सो वेरी फर्स्ट थिंग, क्योंकि जब हम यहाँ पर धंधे की बात कर रहे हैं, माने बिजनेस की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति को घर पे अनकंडीशनल लव और अटेंशन मिला हुआ है और वो व्यक्ति एडल्ट है, माने बड़ा है, तो वो ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट के लिए साइकोलॉजिकली रेडी होगा, बिकॉज वो भी अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। नंबर टू, कि जब मे बी भाई भाई के बीच में या पापा और बेटे के बीच में जब वो यूनिटी होती है, तो वो यूनिटी बहू भी आती है, उसके बाद भी वो यूनिटी बिजनेस के अंदर बनी रहती है। बट यदि यहीं पर वो यूनिटी नहीं है या कुछ बैक बैटिंग वगैरह समथिंग कुछ चल रहा है, तो फिर वो बात जो है वो आगे बिगड़ जाती है और फिर वो धंधा कंपैरेटिवली स्प्लिट हो जाता है, ज़्यादातर मैरिज के 5-7 सालों के अंदर। सो उसके लिए मुझे जो लगता है वेरी फर्स्ट थिंग, हम यूनिटी बनाए रखें, और फैमिली मेम्बर के अंदर जब भी हम काम करेंगे तो उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होंगे, कोई ना कोई वो काम अच्छे से करे या ना करे, समथिंग कोई ना कोई वैसी चैलेंजेस आएगी। बट मैं कहूँगा कि वहाँ पर हम वो व्यक्ति के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज कि वो फैमिली मेम्बर है, तो वो ट्रस्ट को हम पहले प्रायोरिटी पे रखें, परफॉर्मेंस को सेकंड प्रायोरिटी पे रखें। परफेक्ट। बाकी का स्टाफ हो वहाँ पर परफॉर्मेंस को हम पहली प्रायोरिटी पे रखें। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि धंधे में 2 तरीके के लोग चाहिए होते हैं, एक जिस पे तुम मतलब आंख बंद करके ट्रस्ट कर सको, और दूसरा जो तुम्हारे लिए आंख बंद करके अगर तुमने बोल दिया ये मेरा हनुमान जी है, वो करके लाएगा ही लाएगा, तो तुम्हें वो दोनों भी लोग चाहिए। तो आइडियली मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो तुम्हारा परचेस डिपार्टमेंट है जो सेंसिटिव है, जो तुम्हारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो सेंसिटिव है, वहाँ पे तुमने इस तरीके के लोगों को रखना चाहिए जहाँ पे आपका ट्रस्ट ज़्यादा हो। शायद वो परफॉर्मेंस में 19-20 हुआ तो चलेगा, लेकिन उसकी नीयत अच्छी हो, क्योंकि भाई भाई को तो दगा नहीं देगा। तो वहाँ पे आपको ट्रस्ट वाला बंदा रखना चाहिए, और जहाँ पे आपको भागा दौड़ी वाला काम हो, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस वाला चाहिए हो, वहाँ पे आप परफॉर्मेंस वाले लोग रखो, फोकस करें। सुपर सुपर, एक्सेलेंट। प्रसिद्ध भाई, आप तो सही बोल रहे हो कि हमने बच्चों के साथ मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए, मतलब मनी भी देना चाहिए, मेमोरीज भी देनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे धंधे करने वाले भाई है, उनका तो धंधा ही इतना डिमांडिंग रहता है कि सुबह बच्चे उठते नहीं है तो वो घर से निकल जाते हैं, 6 बजे 7 बजे निकल जाते हैं, और जब रात को वापस आते हैं, रात को 11 बजे 12 बजे शटर बंद करके घर पे आते हैं, तो फिर भी बच्चे सोते हुए रहते हैं, और बच्चे सोते सोते ही बड़े हो जाते हैं। अब इस चक्कर में हम लोग मेमोरीज कैसे क्रिएट करें? एक्सेलेंट क्वेश्चन। सो कई ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं जो बच्चों को ऐसे बड़ा होता हुआ नहीं देखते,
ऐसे बड़ा होता हुआ देखते हैं, राइट? Correct. क्योंकि वो जब गए और जब आए तब बच्चा दोनों सिचुएशन में सो रहा है। यस वेरी फर्स्ट थिंग वहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, हमें हमारी लाइफ की प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि मैं जितने घंटे ऑफिस पे बैठा रहूँगा, जितने घंटे ज़्यादा काम करूँगा, उतना धंधा बढ़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, सॉरी टू से, आंसर इज़ एब्सोल्युटली नो। काम की यदि हम लेयर को देखें तो लेवल 1 एंड दैट इज़ द एक्टिव, राइट? या जहाँ पर आप एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। नंबर 2 लेयर एंड दैट इज़ द इफेक्टिव। सो यदि मुझे रोज़ के 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे काम करने पड़ रहे, उसका मतलब क्या हुआ कि मैं सिर्फ एक्टिव हूँ। मैंने वो काम की स्किल को सीखते हुए, उसका नॉलेज लेते हुए, उसको शार्प करते हुए वो काम में मैं इफ़ेक्टिव नहीं हूँ। सो वेरी फर्स्ट थिंग, मुझे 15 घंटे यदि वैसा सोचने जाए तो शायद मुकेश अंबानी या बिल गेट्स को तो कभी घर पे आना ही नहीं चाहिए, राइट? बट उन्होंने क्या किया, अपने काम को और इफ़ेक्टिव कैसे करे उसका प्रश्न खुद को पूछना शुरू किया। करेक्ट नाउ नंबर 1 एक्टिव, नंबर 2 इफेक्टिव, नंबर 3 एंड दैट इज प्रोडक्टिव। यस कि मैं 12 घंटा काम करता हूँ, बट उसमें से कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें मैं धंधा ला सकता हूँ, जिसमें पैसा मैं जनरेट कर सकता हूँ। वो काम 12 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, बिल्कुल राइट? तो वो काम को मैं ज़्यादा करूँ। हर छोटी छोटी चीज़ों को मैं जो प्रायोरिटी दे देता हूँ कि भाई ऐसी ख़राब हुआ तो भाई मैं ही रहूँगा, और 50 रुपये कम करवाने के लिए वहाँ पर 2 घंटे दे दूँगा, और मुझे लगता है कि मैंने 50 रुपये बचा है। बट आपने 2 घंटे कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग करते तो 50,000 का डील क्लोज कर सकते थे, पूरा ऐसी नया आ सकता था। उस पर हमारा ध्यान नहीं है। सो एक्टिव में से इफेक्टिव, इफेक्टिव में से प्रोडक्टिव, और प्रोडक्टिव में से ऊपर वाला पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड द CQ एंड दैट इज़ द क्रिएटिव। सो आज का इनोवेशन का टाइम है, जहाँ पर आप कोई नई प्रोडक्ट लाएं। जैसे कितने सारे सोशल मीडिया, कितने सारे गूगल एंड सभी लोग सर्च इंजन वगैरह काम कर रहे थे, बट चैट GPT आया विद द इनोवेशन, विद द क्रिएटिविटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 25 डेज समथिंग में $29 बिलियन की उसकी वैल्यूएशन हो गई, कोई 2.5 लाख करोड़ के आसपास। ना कोई भी धंधादारी सोचे कि ऐसा मैं क्रिएटिव काम करूँ कि जहाँ पर मैं कुछ वैसा करूँ कि जो मेरे कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे, उसको मैं टाइम देना शुरू करूँ। सो वेरी फर्स्ट थिंग मैं सारे बिजनेसमैन को कहना चाहूँगा, 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ धंधे के बारे में ना करते हुए, जब आप थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, वहाँ से आपका माइंड रिलैक्स होगा। एंड जब रिलैक्स होगा तो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आपको वो दोस्त एंड फैमिली मेम्बर ही देने वाले हैं। जब उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो एक्टिव वाला जो टाइम था वो धीरे धीरे कम होगा, थोड़े इफेक्टिव होंगे, थोड़े प्रोडक्टिव होंगे। और कोई एक आइडिया हमें चाहिए धंधे को हिट करने के लिए, एक आइडिया आपको बाहर, धंधे से बाहर का व्यक्ति ही आपको धंधे का बेस्ट आइडिया दे सकता है। उसके लिए अच्छे दोस्त होने चाहिए। आप भी एग्री करेंगे कि विरल भाई को मिलते हुए या और किसी को मिलते हुए कोई ना कोई तो आपको आइडिया आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे धंधादारी वैसा सोचे, सिर्फ काम से धंधा नहीं होता। नहीं, हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो उसी के लिए बनाए हैं कि आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड सको, अपने वाइफ के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सको। कोई भी बंदा दुकान में 12-12 घंटा इसीलिए बैठा रहता है क्योंकि उसको गल्ला छोड़ना ही नहीं है। उसको लगता है कि मैं गल्ला छोड़ दूंगा तो गल्ले से सारा का सारा माल गायब हो जाएगा। तो हम लोग तो यही बोलते हैं कि आप अपने पूरे धंधे को डिजिटल करो, आपका मार्केटिंग भी हम संभालेंगे, आपका बिलिंग भी हम संभालेंगे, इन्वेंट्री भी हम संभालेंगे। आपको खाली ईज़ो को लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी सारा काम हम करके देंगे। और ये अगर आप करते हो तो आप ये समझ सकते हो कि आपका जो टाइम बचेगा वो आप आपके फैमिली को दो, आपके लड़कों को दो, बेटियों को दो। और साथ ही साथ ये सोचो कि मैं एक दुकान से 2 दुकान पे कैसे जाऊँ, 2 का 4 कैसे करूँ, 4 का 8 कैसे करूँ, तभी जाके बरकत आएगी। तुम अगर गले से चिपक के बैठोगे तो नहीं आने वाली, एक्टिव होके नहीं चलेगा, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। 100%। सो आई थिंक ईज़ो बहुत ही अच्छा नाम है, उससे धंधा ईजी करने का काम कर रहे हैं। करेक्ट, सुपर। बहुत बढ़िया सर। आपने बहुत अच्छे से गाइड किया कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों को देखना चाहिए, बच्चों ने हमें देखना चाहिए, हमने खुद को कैसे देखना चाहिए और हमारे टीम की तरफ किस तरीके से देखना चाहिए। मेरे ख्याल से आपने जो चीज़ें शेयर की है ये लाइफ टाइम के लिए लर्निंग रहेगी लोगों के लिए। तो आपके लर्निंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे यहाँ पे और आपने हमें सहयोग दिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एंड धंधे की बात और धंधा जिसके लिए करते हैं वो परिवार की बात भी आज आपने शुरू करी है। सो आई एम वेरी मच हैप्पी। सो मिलते रहेंगे, खिलते रहेंगे। थैंक यू परीक्षित भाई। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा विरल भाई का कि विरल भाई ने हमें ये रूम दिया, आपका स्टूडियो दिया। थैंक यू सो मच विरल भाई।